Hello everyone, welcome back to my channel ASL Pharma Coaching. In this video, discuss pharmaceutical in organic chemistry 50 plus short question with solution. सब्जेक्ट कोड इज द BP104T। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी जो है हमारा फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड हम 50 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट विद सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस इन दिस वीडियो। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ओआरएस? क्या होता है ओआरएस? ओआरएस, अगर ओआरएस का फुल फॉर्म देखें तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्लोराइड, डेक्सट्रोज, ये सारे पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं और एज ए कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है। दैट कैन बी यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन कॉज बाय द डायरिया। जो हमारा डायरिया होता है, लूज मोशन जैसे कि, ठीक है, डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है, इट्स मीन लॉस ऑफ वाटर फ्लूइड्स इन योर बॉडी, दिस इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम ओआरएस को यूज करते हैं। अगर आप बात करते हैं, ये हेल्प करता है फाइट डायरिया। डायरिया जो हो जाता है उससे लड़ने के लिए, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो हो जाता है उसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और ये मोस्ट इफेक्टिव रहता है। ठीक है, एक्सेलेंट फॉर डिहाइड्रेशन के लिए हेल्प करता है। फैटिक एंड वीकनेस में भी हम इसको यूज करते हैं ओआरएस पाउडर को। ठीक है, अगर इसका कंपोजिशन की बात करते हैं तो डिफरेंट कंसंट्रेशन में जो हमारी कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट, डेक्सट्रोज, तो ये सारे इतने कंपोजिशन जो है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो आई होप तो आपको ओआरएस से रिलेटेड सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन फार्माकोपिया। क्या होता है फार्माकोपिया? फार्माकोपिया की अगर नॉर्मली बात करें तो एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो हर एक कंट्री की अलग अलग बुक होती है, और इसमें जो है मेडिसिन से रिलेटेड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसके ऐसे टेस्टेज, इन सब से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन रहती है। The word pharmacopoeia derives from the ancient Greek word। एक फार्माकोपिया वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, फार्माकोन प्लस पुया। ठीक है, तो फार्माकोन का मीन होता है ड्रग्स एंड पुया का मीन होता है टू मेक। ड्रग को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन रहती है इन बुक्स में मेंशन रहती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फार्माकोपिया। अगर फार्माकोपिया की बात करते हैं, इट इज द लीगली बाइंडिंग कलेक्शन। एक लीगल बुक होती है prepared by the national or original regional authority and contain the medicinal substance, crude drugs and formulas for the making of preparation them। फार्माकोपिया क्या होती है? एक हर एक कंट्री की अलग अलग होती है। एक बात करते हैं उसका बाइंडिंग, कलेक्शन, ये सब प्रिपेयर किया जाता है एक नेशनल अथॉरिटी द्वारा। ठीक है, जो रीजनल होती है हर एक कंट्री में। ठीक है, इसमें क्या रहता है? लिस्ट रहती है मेडिसिनल सब्सटेंस की, क्रूड ड्रग्स की, एंड फार्मूला रहते हैं जो ड्रग्स को बनाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं फार्माकोपिया में। द फार्माकोपिया कंटेन, फार्माकोपिया में क्या क्या होता है? लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। जो ड्रग्स होती है, मेन एपीआई होता है, अदर एक्सपीरियंट जो अदर ड्रग सब्सटेंस होते हैं, उनसे रिलेटेड लिस्ट उसमें मेंशन रहती है। उसका सोर्स रहेगा, ड्रग का डिस्क्रिप्शन रहेगा, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, फार्मूला फॉर प्रिपरेशन, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, उसका प्रोसीजर रहेगा, उसके यूज लिखे रहेंगे, डोजेस, स्टोरेज कंडीशन, ये सारी चीजें जो है फार्माकोपिया पे मेंशन होती है। अब फार्माकोपिया, मैंने बोला कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया आईपी के नाम से आता है, जिसके 9th एडिशन आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह यूएसए में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है, ब्रिटिश में ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती हैं। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्लोराइड लिमिट टेस्ट। जो लिमिट टेस्ट, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं, उसका प्रिंसिपल और रिएक्शन लिखना है यहाँ पर। लिमिट टेस्ट क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड with
silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride which appear solid particle apolscence in the solution। यहाँ पर सिंपल सा हम समझेंगे, हमारा जो ये क्लोराइड है, क्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड ले लिए हैं और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म AgCl। जो हमारा AgCl फॉर्म होता है यही एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एज अ टर्बिडिटी देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, उसमें अपोल्सेंस और टर्बिडिटी चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ गडजेट apparatus। क्या होता है गडजेट apparatus, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दिस आर्सेनिक टेस्ट ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करते हैं उसके लिए एक स्पेशल apparatus यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गडजेट apparatus। तो आप इस apparatus को बना लीजिए। इसमें बोतल रहती है, पाइप रहती है, जो कि हम बात करते हैं ग्लास ट्यूब रहती है जो कि 8 mm से एक्सटर्नल डायमीटर रहता है, 200 mm तक लॉन्ग ग्लास तक रहती है ये। ठीक है, और ये रबर बंक्स लगे होते हैं, बीच में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा होता है। ठीक है, और ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है ये क्या करता है, जब यहाँ से आर्सिन गैस जो है निकलती है तो इसको ट्रैप करता है और येलो कलर का स्टेन प्रोवाइड करता है। तो ये सा स्ट्रक्चर ऑफ द गडजेट apparatus जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसिड विद एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एसिड को डिफाइन करना है विद एग्जांपल के साथ में। एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज द कैपेबल ऑफ डोनेटिंग और प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस। ये एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी रहती है कि ये डोनेट कर सके प्रोटॉन को, यानी हाइड्रोजन आयन है उसको डोनेट कर सके। ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू आरएनए थ्योरी अगर डिफिनेशन देखें एसिड की, तो विच सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन और डोनेट प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड एसिड। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालें तो वो क्या होगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द एसिड। हैविंग द पीएच रेंज, अगर की बात करते हैं एसिड की पीएच रेंज जो होती है 7 से कम रहती है। एंड इसका टेस्ट जो होता है सोर एंड रिएक्ट विद द बेसिस टू फॉर्म द साल्ट। एसिड क्या होते हैं, इनका पीएच जो होता है बिलो 7 रहता है और इनका टेस्ट सोर टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि ये खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इसमें बात करते हैं ये जब हम बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं इसके, तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिड के एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो गया। तो ये एग्जांपल्स होते हैं एसिड के। अभी यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लोरी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो उन तीनों थ्योरी को भी एक बार देख लेना है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं डिफाइन बेस विथ एग्जांपल। क्या होते हैं बेस और उसका एग्जांपल यहाँ पर देख लेंगे। अ बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड। जो एसिड जैसे कि डोनेट कर रहा था हाइड्रोजन आयन को, तो बेस क्या होते हैं, इनके पास जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं बेस जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं, एबिलिटी रहती है इनके पास कि प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनको अगर वाटर में डिजोल्व करें एक्वस मीडिया में तो ये क्या देंगे, OH आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, इट कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हैविंग द pH मोर देन 7 बिटर इन टेस्ट एंड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म साल्ट। इनका pH जो होता है 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये बिटर टेस्ट के होते हैं। अगर इनका रिएक्शन करा दे, ये अगर बेस के एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं बेस के एंड डेफिनेशन के। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन डेंटल प्रोडक्ट एंड इट्स टाइप्स। क्या होते हैं डेंटल प्रोडक्ट एंड
टाइप्स क्या होते हैं। डेंटल प्रोडक्ट साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जो हम टीथ के लिए यूज करते हैं प्रोडक्ट, दिस इज अ डेंटल प्रोडक्ट। तो बात कर लेते हैं डेंटल प्रोडक्ट आर द दोज सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द डेंटल कैरीज, डेंटल डिके एंड गिव द फ्रेशनेस एंड क्लीननेस टू माउथ एंड टीथ। ये क्या होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक तरह से जो डेंटल कैरीज होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, डेंटल अगर डिके हो रहा है, टीथ डिके हो रहा है, उसको प्रिवेंट करते हैं। और एक इनको यूज करने के बाद, डेंटल प्रोडक्ट को यूज करने के बाद एक माउथ में एक फ्रेशनेस दिखाई देती है, एक क्लीननेस दिखाई देती है, ठीक है। इन मार्केट इन द मेनली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द टूथपेस्ट। ये मार्केट में डेंटल प्रोडक्ट जो होता है टूथपेस्ट के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, टूथ पाउडर के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, माउथ वॉश, टूथ जेल, डेंटिफ्राइसिस, इन सब फॉर्म में जो है देखने को मिल सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द डेंटल प्रोडक्ट्स, कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट होते हैं। एंटी कैरीज एजेंट होते हैं, डेंटिफ्राइसिस होते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं, सीमेंट एंड फिलर्स एंड अब्रेशियो, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ द डेंटल प्रोडक्ट एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज डेंटिफ्राइसिस विथ एग्जांपल, क्या होते हैं डेंटिफ्राइसिस और उसका एग्जांपल लिखना है। डेंटिफ्राइसिस आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड अलोंग विद द टूथब्रश फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एक्सेसिबल सरफेस ऑफ टीथ। ये क्या करते हैं, ऐसे सिंपल से आप समझिए, ये टूथपेस्ट है, ठीक है, इसको हम ब्रश के हेल्प से जो है अप्लाई करते हैं टीथ पे, किस लिए, टीथ को क्लीनिंग करने के लिए, पॉलिशिंग के लिए। दिस इज द कॉल्ड डेंटिफ्राइसिस। दीज जनरली पेस्ट, पाउडर, जेल और लिक्विड, ये जनरली पेस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं एग्जांपल ऑफ डेंटिफ्राइसिस। कैल्शियम कार्बोनेट, डाइबेसिक calcium phosphate, sodium metaphosphate. This is the examples of the dentifrices. Next question, question number 9. What is the desensitizing agent with the example? क्या होते हैं desensitizing agent और उसके example यहाँ पर देखना है। अगर desensitizing agent की बात करते हैं, जब हमारे टीथ में कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। द desensitizers tends to decrease the hypersensitivity of the teeth when applied to their outer surface, especially where erosion has occurred near the gums line. अगर कोई इरोजन हो रखा है टीथ में तो वहां पर हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, और इसको हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, आउटर सरफेस पे अप्लाइड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, स्ट्रोंटियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। आप एग्जांपल देखिए, मार्केट में ये मंजन आता है, टूथपेस्ट आता है सेंसोडाइंस के नाम से, ठीक है। सेंसोडाइंस नाम से ही पता चल रहा है कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इम्प्योरिटी। हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी एरियाज से, कौन कौन कारणों से जो है इम्प्योरिटी आ सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिएजेंट मटेरियल एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आ सकती है। सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, प्रॉपर कंटामिनेटेड है, तो उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, एटमॉस्फेयर की वजह से कोई एयर पोल्यूशन आ रहा है, उसकी वजह से उसमें माइक्रो बैक्टीरिया ट्रेवल करके चले आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो है प्रोडक्ट जो है उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है। रॉ मटेरियल, जो हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया गया तो उसमें भी क्या इम्प्योरिटी रह सकती है, और हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी आ जाएगी अगर उसको हम यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कोई, उसमें उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ रही है, उसकी वजह से। स्टोरेज कंडीशन, improper storage can lead to the formation of the degradation product। अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको improper उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टोर नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा और उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी। रिएजेंट एंड कैटलिस्ट,
जो रिएजेंट और कैटलिस्ट यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, रेसिडुअल फॉर्म ऑफ द रिएजेंट एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कंटामिनेट। अगर हम रिएजेंट और रेसिडुअल जो भी यूज कर रहे हैं, अगर वो कंटामिनेट है, पहले से कंटामिनेट है, तो हमारा जो एपीआई रहेगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहेगा, नॉट एडिक्वेटली रिमूव ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन। अगर हम प्यूरिफिकेशन के दौरान उसको नहीं, अगर हम सही से जो रिमूव करते हैं, जो कंटामिनेशन रहता है हमारे रिएजेंट्स में, तो हमारा जो एपीआई है, एक्टिव ड्रग्स है, वो भी कंटामिनेट हो जाएगी। ट्रेस मेटल अमाउंट ऑफ मेटल लाइक प्रेजेंट रहते हैं, आर्सेनिक हो गया, कैनलिच फॉर्म ऑफ द लेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में ये क्या करते हैं, कंटामिनेशन प्रोवाइड करते हैं और ये क्या करते हैं, एज अ इम्प्योरिटी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये थे सोर्सेस ऑफ द इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है और क्या रिएक्शन होती है उसकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। द प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, रिएक्शन ऑफ द आयरन विद द थायोग्लाइकोलिक एसिड। यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आयरन होता है फेरस फॉर्म में, इसकी रिएक्शन कराते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया एंड सिट्रेट टू फॉर्म फेरस थायोग्लाइकोलेट। दिस इज द जो फेरस ग्लाइकोलेट फॉर्म होता है, थायोग्लाइकोलेट, ये पेल पिंक टू डीप रेडिश कलर का होता है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, इसका क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे ये काम करता है हमारी बॉडी में जाने के बाद एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन एंटी माइक्रोबियल दैट वर्क, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह वर्क करता है, प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स दैट अटैक एंड डैमेज द एसेंशियल सेल कंपोनेंट सच एज डीएनए, मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन। सिंपल सा ये है, ये H2O2 जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल फ्री आयन बनाएगा और ये जो हाइड्रोक्सिल फ्री आयन है ये अटैक करेगा माइक्रोब्स पे, ठीक है, और उसको जो है डैमेज कर देगा। उसमें जो इसेंशियल सेल कंपोनेंट होते हैं लाइक डीएनए, मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन, इनको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से जो ये है इसकी डेथ हो जाएगी माइक्रोब्स की, और एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वर्क करेगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोनोग्राफ। क्या होता है टर्म मोनोग्राफ। अगर मोनोग्राफ की बात करते हैं तो फार्माकोपिया जो होती है उसमें अलग अलग मोनोग्राफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग कंडीशन वहां पर मेंशन रहती हैं, अलग अलग चीजें अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ। इन फार्माकोपिया a monograph is a written document that describe the chemical composition, purity and strength of drugs। ठीक है, तो अलग अलग मोनोग्राफ होते हैं फार्माकोपिया में और अलग अलग उसमें चीजें जो है डिस्क्रिप्शन रहता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं मोनोग्राफ एंड डिस्क्रिप्शन। फॉर केमिकल इंफॉर्मेशन, ऐसे मोनोग्राफ होगा जिसमें सिर्फ केमिकल इंफॉर्मेशन होगी। उसमें क्या होगा, बेसिक केमिकल इंफॉर्मेशन फॉर द ड्रग इंग्रेडिएंट, जो ड्रग इंग्रेडिएंट रहेगा उससे रिलेटेड बेसिक ड्रग की इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट मोनोग्राम जैसे डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन, उसमें लिखे होंगे डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ द ड्रग्स इंग्रेडिएंट। आइडेंटिफिकेशन, डिटेल इंस्ट्रक्शन रहेगा आइडेंटिफाई के लिए, ड्रग को आइडेंटिफिकेशन के लिए डिटेल उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे मोनोग्राफ में। नेक्स्ट जैसे प्योरिटी टेस्ट मोनोग्राफ है, टेस्ट टू मेजर द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द ड्रग, कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी ड्रग में प्रेजेंट है उसको टेस्ट करने के लिए हम प्योरिटी टेस्ट एज ये मोनोग्राफ उसमें प्रेजेंट होगा। स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है मोनोग्राफ में मेंशन रहती है। अलग अलग मोनोग्राफ होते हैं फार्माकोपिया में, दिस इज द रिटन डॉक्यूमेंट्स रहता है फार्माकोपिया में, ठीक है, तो ये होता है मोनोग्राफ। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फार्मास्यूटिकल यूजेस एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम थायोसल्फेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट का। अगर यूज की बात करते हैं तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव, साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए हम यूज करते हैं जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट रहता है, जो साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। सिस्प्लेटिन टॉक्सिसिटी, दिस इज द एंटी कैंसर ड्रग्स, इसकी जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तब यूज करते हैं। साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है तब यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी, एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ये मार्केट में इंजेक्शन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल
is used in the emergency treatment of the certain types of the poisoning। ये भी certain types of the poisoning के लिए भी यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। तो ये हमारा चारकोल होता है। दिस इज द इन दिस स्लाइड्स यूजेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम thiosulfate। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेम अ compounds which is used in the acidifiers as well as expectorant। ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना है यहाँ पर जो एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करता हो और एसिडिफायर की तरह भी काम करता हो। एसिडिफायर दिस कंडीशन ऑफ द इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक and expectorant this condition expel out the cough in mouth through the break the cough। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl is a compounds that can be used as a both acidifier and expectorant। acidifiers क्या होते हैं? Increase acidity by increasing the hydrogen ion concentration। expectorants irritate bronchial mucosa causing the production of the respiratory tract fluid that is the easier of the cough। ये कफ को ब्रेक करते हैं और बाहर निकालने का काम करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एसिडिफायर क्या होते हैं? एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोनों तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच फार्मूला इज यूज इन द रिप्रेजेंट द बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? बफर कैपेसिटी क्या होता है? The amount of acid or base that can be added to 1 liter of the buffer solution before the pH change significantly। यहाँ पर बात करते हैं कोई भी हम अगर बात करते हैं एसिड और बेस ऐड करते हैं किसी भी बफर सोल्यूशन में 1 लीटर में, तो अगर वहां पर क्या होता है कि बफर सोल्यूशन बिफोर द pH चेंज, उसमें pH चेंज होता है। इट इज द इंडिकेटेड बाय द टर्म फार्मूला बफर इंडेक्स। इसको बी से डोनेट करते हैं बफर इंडेक्स। मैथमेटिकली बफर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड, इसका फार्मूला जो यूज करते हैं आप देखिए, बीटा इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच। डेल्टा बी इज द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द पीएच 1 यूनिट। यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम बफर सोल्यूशन में कोई भी एसिड और बेस यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है 1 यूनिट जो होता है कि चेंज हो जाता है पीएच, ठीक है। दिस इज द बफर कैपेसिटी एंड दिस फार्मूला कैलकुलेटेड बाय द बफर कैपेसिटी। डेल्टा बी क्या होता है इसमें, ये वाला डेल्टा बी अमाउंट होता है एसिड और बेस का जो चेंज हो रहा था पीएच 1 यूनिट। डेल्टा पीएच चेंज इन द पीएच, डेल्टा पीएच है कितना पीएच चेंज हुआ वो लिखेंगे। दिस इज द कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ द बफर कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। व्हाट आर यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी और इसकी यूनिट लिखेंगे। रेडियो एक्टिविटी इज द रेट एट विच द रेडियो एक्टिव मेटल्स एमिट द रेडिएशन। जो हमारा रेडियो एक्टिविटी होता है उसमें कोई भी मटेरियल है कितना रेडिएशन को एमिट कर रहा है, दिस इज द रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी। इन दिस radiation apply and the particle emit the radiation energy and this is the radioactive atoms and measured by the becquerels or curies in unit of the radioactivity। Next question number 18, write the composition of the zinc eugenol। This is the very important, using the zinc eugenol as a dental product। The chemical composition of the zinc eugenol is typically zinc oxide, white bleaching reagent, zinc acetate, improved strength। This is the zinc eugenol। Next question number 19, how do astringent act। जो astringent होते हैं कैसे एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद, क्या इनका मैकेनिज्म होता है। Astringent can reduce the swollen mucous membrane and excessive secretion को जो है reduce कर देते हैं। They can also stop the bleeding and coughing tissue protein। ये क्या करते हैं bleeding को stop करते हैं, ठीक है। Astringent are used internally to treat the sore throat, hemorrhage, diarrhea and peptic ulcer। इन सबको treat करने के लिए भी हम astringent को use करते हैं। Next question number 20, why formaldehyde is used in assay of ammonium chloride। जब अमोनियम क्लोराइड का ऐसे करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड क्यों यूज करते हैं। ऐसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड,
द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज टाइप ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन। जो एसिड बेस टाइट्रेशन टाइप का एसे रहता है अमोनियम क्लोराइड का। फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू लिबरेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा HCl होता है उसको लिबरेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, इक्विवेलेंट टू द अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज लिमिट टेस्ट, व्हाई आर द परफॉर्मेंस। लिमिट टेस्ट क्यों होता है और उसको हम क्यों परफॉर्म करते हैं। लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट designed to identify control the small quantity of impurity is likely to be the present in the substance। किसी सब्सटेंस में अगर स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसका हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और उसमें हम पता लगाएंगे कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और उसको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं इम्प्योरिटी को, इंश्योर करते हैं क्वालिटी को, कंप्लाई विद द रेगुलेशन। तो यहाँ पर लिमिट टेस्ट क्या होता है, एक टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और इम्प्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सोल्यूशन। जो हमारा बफर सोल्यूशन होता है इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे रिलेटेड जान लेते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बफर, फर्स्ट pH। A buffer solution has a specific pH that does not change over time or when diluted। अगर इसको डाइल्यूट किया जाए तो उसका pH चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए बफर के पास। ठीक है, रेजिस्टेंस टू pH चेंज। A buffer solution resistance change in pH when small amount of acid or base added। Chemical stability, A buffer solution is chemically stable होना चाहिए। Solubility की अगर बात करते हैं, अब बफर सोल्यूशन इज सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी बफर सोल्यूशन होते हैं इनको जो है वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। दिस इज द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ द बफर। साल्ट इफेक्ट, बफर सोल्यूशन है द मिनिमल साल्ट इफेक्ट, बहुत कम होना चाहिए। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट, अ बफर सोल्यूशन है द मिनिमल इफेक्ट्स ऑफ द डिसोसिएशन फ्रॉम द चेंज इन द टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए डिसोसिएशन का। ठीक है, यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन, a buffer solution does not absorb UV light at the wavelength used in the photometric experiment। जब भी हम फोटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बफर सोल्यूशन यूज किया जाता है। तो अगर बफर सोल्यूशन जो है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो फिर रिजल्ट नहीं देगा अच्छा। ठीक है, तो ऐसा बफर सोल्यूशन होना चाहिए जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब ना करे। दिस इज द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ द बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट question number 23, discuss the limitation of the Arrhenius theory। This is the acid base theory, Arrhenius theory, and limitation of the Arrhenius theory। First, the theory defines the acid or base term the aqueous solution not in the term of the substance themselves। इन्होंने बताया था कि डिफाइन किया था एसिड बेस को अकॉर्डिंग टू एक्वस सोल्यूशन और कोई सब्सटेंस को रिएक्ट करके ऐसा कुछ नहीं बताया था इन्होंने। ठीक है, next, the theory does not explain acidic and basic nature of the substance in the non-aqueous solution। इन्होंने सिर्फ aqueous solution में ही बताया था और इसमें non-aqueous solution के बारे में कुछ भी नहीं बताया था एसिड और बेस की डिफिनेशन। दिस इज द लिमिटेशन। Unable to explain basic nature of the certain substance like Na2CO3, इन्होंने इसके अकॉर्डिंग enable था NH3, which do not possess the हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन्होंने सिर्फ यही बताया था कि OH ग्रुप जो होता है बेस क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं। ठीक है, बट ये कंपाउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं देते हैं, बट ये बेसिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या इनका लिमिटेशन आ जाता है। एंड इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द सर्टेन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इनका एसिडिक नेचर जो है जो है डिस्क्राइब करने में अनेबल थी आरएनएस थ्योरी, क्योंकि ये क्या होते हैं इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। और उन्होंने क्या बताया था, एसिड क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो जब इनमें H+ आयन ही नहीं है तो आरएनएस थ्योरी काम ही नहीं करेगी इसमें। ठीक है, अनेबल टू एक्सप्लेन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, एब्सेंस ऑफ द सॉल्वेंट। इन्होंने सिर्फ बताया था एक्वस सॉल्वेंट में हम डिजोल्व करेंगे तब डोनेट करेगा आयन या फिर OH आयन। ठीक है, तो एक्सप्लेन यहाँ पर एब्सेंस अगर सॉल्वेंट ही नहीं है तो इनकी थ्योरी काम नहीं करेगी वहां पर। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द आरएनएस थ्योरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज द अक्लोरहाइड्रिया। क्या होता है अक्लोरहाइड्रिया? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इन द सेमेस्टर एग्जाम 2 to 3 टाइम्स।
Achlorhydria is a condition where the stomach does not produce enough hydrochloric acid which is needed to digest food. देखो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है, पैराइटल सेल होती है, वो HCl का सेक्रेशन करती है, ठीक है। और जब ये इनफ अमाउंट में जो HCl का सेक्रेशन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। इस डायग्राम से आप समझिए, ये हमारी नॉर्मल स्टमक है, यहाँ पर HCl का सेक्रेशन हो रहा है और प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है फूड का। फिर आता है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोरहाइड्रिया में क्या हुआ, HCl का सेक्रेशन जो है कम हो गया। हाइपो मतलब कम होना, ठीक है, डिक्रीज होना। तो यहाँ पर आप देखिए ये कम हो गया। और अक्लोरहाइड्रिया दिस कंडीशन ऑफ द स्टमक पैराइटल सेल नॉट प्रोड्यूस HCl, HCl ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज द अक्लोरहाइड्रिया कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गिव द फंक्शन ऑफ ORS। ORS का क्या फंक्शन होता है? ORS oral dehydration salt used in the treat dehydration caused by the diarrhea, vomiting and other condition. ORS help to the repletion of the fluid electrolyte lost of the body। बॉडी के द्वारा जो फ्लूइड लॉस हो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए हम ORS को यूज करते हैं। डायरिया एंड वोमिटिंग की वजह से जो डिहाइड्रेशन हो चुका है उसको ट्रीट करने के लिए हम ORS को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सूटेबल एग्जांपल। क्या होते हैं एक्सपेक्टोरेंट और उसके एग्जांपल पढ़ना है। Expectorants are those drugs which the help to removing the sputums from the respiratory tract either by the increasing the fluidity, reducing the viscosity of the sputum, increase the volume of fluid, the have the expelled फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉफिंग। सिंपल सा यहाँ पर ये है कि एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, ये जो स्पुटम रिमूव होता है जो कफ के साथ में, उसको क्या करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, एंटीमनी पोटेशियम टायट्रेट। इन द मार्केट प्रोडक्ट ऑफ द, ये बेनाड्रिल के नाम से आता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है जो कि एज ए एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। क्या करता है, जो स्पुटम होता है उसको ब्रेक करता है तोड़ के, और क्या करता है, बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ द कफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इलस्ट्रेट एस्ट्रिजेंट अलोंग विद सूटेबल एग्जांपल। क्या होते हैं एस्ट्रिंजेंट और उसके एग्जांपल लिखना है यहाँ पर। These are the compounds which they bring about the protein precipitation and form to the protective layer। ये क्या करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का काम करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्म करते हैं। सरफेस एंड हेंस द स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग बाय कंसंट्रेटिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। यहाँ पर क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। दिस इज द एस्ट्रिंजेंट। इट इज अ लोकल स्टेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक एक्शन। ये लोकली एंटीसेप्टिक एंड स्टेप्टिक एक्शन देते हैं। एस्ट्रिंजेंट अप्लाई टू द वेंड इन स्मॉल क्वांटिटी। थोड़ा सा अगर वुंड हुआ है, घाव हुआ है, तो वहां पर एस्ट्रिंजेंट को अप्लाई करते हैं टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यू एंड बट हाई कंसंट्रेशन इज द प्रोड्यूस द इरिटेशन। ये क्या करते हैं, और जो न्यू टिश्यू का प्रोडक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, बट वहां पर हाई कंसंट्रेशन में अगर यूज करेंगे तो ये इरिटेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ द एस्ट्रिंजेंट जिंक सल्फेट, पोटास, एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, in what is the half life of the radioactive compounds। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ क्या होती है। फर्स्ट, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स और न्यूक्लियाइड्स कंटिन्यू डिके फॉर द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यू डिके होता रहता है एक पीरियड टाइम के बाद में। The half life is used to design of the time required to the half atom of the originally present to complete emission of the radiation। कोई कंपाउंड्स है वो हाफ बचा है, सीधा उसकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम विच अमाउंट ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स डिके टू द हाफ इन इनिशियल वैल्यूम। इनिशियल वैल्यूम इतना था और वो हाफ डिके हो चुका है। दिस इज द हाफ लाइफ। इन कैन कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। ये हाफ लाइफ का फार्मूला है टी हाफ 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टी ऑफ जो है निकल के आ जाएगा। हाफ क्या होता है, लाइफ ऑफ वेरियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट वेरीज 131 आयोडीन हैज द 8 डे में हो रहा है
65 Zn has the 150 decay sodium 2 to 6 days की फॉर एग्जाम्पल्स होते हैं हाफ लाइफ की इन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन विथ एग्जाम्पल। क्या होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन और उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। An isotonic solution is a solution where the concentration of the solute outside and inside cell are the same। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन है और जो बाहर से हम कोई भी फ्लूइड जो है अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का कंसंट्रेशन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वहां पर कंडीशन देखने को मिल सकती है, जैसे अगर सेम नहीं हुआ, अगर कंसंट्रेशन जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और हमारी बॉडी का फ्लूइड वहां पर कम है, ठीक है, हाइपोटेंशन सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द एंड बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड में है उसका ज्यादा है और इसका कम है, तो क्या करेगा, जो सेल होगी वो स्वेल कर जाएगी, आरबीसी सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी। और अगर नॉर्मल कंडीशन है, दोनों का सेम है, दिस इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन, इजिली जो है यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं सेल्स। ठीक है, और अगर हाइपरटेंशन हुआ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन मोर कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, दिस इज द सेल इज द कॉन्ट्रैक्ट, जो होगी सेल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, एग्जाम्पल 0.19% सोडियम क्लोराइड, दिस इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। लैक्टेटेड रिंग सोल्यूशन 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ringer solution, this is the examples of the isotonic solution। I hope so you understand isotonic solution, hypotonic solution and hypertonic solution। Next question number 31, what is the antacid with example। कौन कौन से एंटासिड होते हैं और उसके एग्जाम्पल। एंटासिड, these are the agents decreases the gastric acidity by the neutralizing HCl। एंटासिड एसिड के अगेंस्ट में जो काम करते हैं सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एंटासिड। ये क्या करते हैं, जो स्टमक में क्या डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, कैसे क्या करते हैं, जो HCl सेक्रेशन हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैंने यूज इन द कंडीशन कॉल्ड द हाइपरक्लोरहाइड्रिया, यानी कि जो HCl का सेक्रेशन ज्यादा हो चुका, हाइपरक्लोरहाइड्रिया हो गया, तो उसके लिए यूज करते हैं। गिव द रिलीफ पेन ड्यू टू द हाइपरक्लोरहाइड्रिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया की वजह से जो पेन हो रहा था स्टमक में, उसको ये क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ एंटासिड मेजर्ड बाय द न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, जो इफेक्टिवनेस होती है एंटासिड की, उसको हम मेजर करते हैं कि कितना जो है न्यूट्रलाइज कर दे रहा है एसिड को। यहाँ पर आप देखिए, ये है स्टमक एसिड, एसिड यहाँ पर ज्यादा रिलीज हो चुका है और यहाँ पर मेडिसिन जो है अप्लाई करेंगे, एंटासिड जो होगा ये आएगा और ये क्या कर देगा, सिंपल सा जो है न्यूट्रलाइज कर देगा स्टमक कंटेंट जो रहेगा। दिस इज द एंटासिड, डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ द एंटासिड, सिस्टेमिक एंटासिड एंड नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। Systemic antacid sodium hydroxide, magnesium hydroxide, and the non-systemic antacid the aluminum chloride, this is the non-systemic antacid। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज एसिडिफायर विथ एग्जाम्पल। क्या होते हैं एसिडिफायर और उनके एग्जाम्पल। एसिडिफायर्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल दैट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। ये क्या करते हैं, स्टमक में एसिडिटी को जो है इंक्रीज कर देते हैं। They can be used to treat the condition where stomach does not produce enough acid, such as the achlorhydria या फिर hypochlorhydria। अगर achlorhydria या फिर hypochlorhydria जैसी कंडीशन हो जाती है, तब हम एसिडिफायर को यूज करते हैं और एसिडिफायर क्या करते हैं, ये स्टमक में इंक्रीज कर देते हैं एसिडिटी को। हमने बताया था achlorhydria में एसिड का सिक्रेशन नहीं होता है, hypochlorhydria में डिक्रीज हो जाता है, तो इन दोनों कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम एसिडिफायर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द सैलाइन कैथार्टिक्स। क्या होते हैं कैथार्टिक्स। सैलाइन कैथार्टिक्स आल्सो नोन एज द पर्गेटिव और ऑस्मेटिक लैक्सेटिव आर सब्सटेंस दैट हेल्प टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीजेस द बॉल मूवमेंट। ये क्या करते हैं, जो बॉल मूवमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो हार्डनेस हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। एंड ये क्या करते हैं, जब हम सैलाइन कैथार्टिक्स को अप्लाई करते हैं तो ये बॉल मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बॉल मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल
मैग्नीशियम सल्फेट जिसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, एज अ सैलाइन कैथालिटिक यूज किया जाता है। सोडियम पोटेशियम टार्टेट रोचेस सॉल्ट, मैग्नीशियम सिट्रेट, sodium sulfate, magnesium hydroxide is the milk of magnesia used in the condition of the treat of the constipation. This is the examples of the saline catharsis and definition. Next question number 20, question number 35. This is the question 25. क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर थोड़ा सा मिस। क्वेश्चन नंबर 35 इम्प्योरिटी डिफाइन इम्प्योरिटी। टर्म इम्प्योरिटी क्या होता है? मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल अदर देन एक्टिव ड्रग्स और एक्सपिएंट विच मे बी और मे नॉट बी टॉक्सिक एंड फाउंड इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसमें अगर कोई हमारी ड्रग्स प्रेजेंट होगी, उसमें एक्सपिएंट प्रेजेंट होंगे कुछ, अगर उसके अलावा कोई अदर बाहरी फॉरेन पार्टिकल केमिकल जो है इसमें ऐड है, दिस इज द इम्प्योरिटी। वो टॉक्सिक भी हो सकती है और नॉन टॉक्सिक भी हो सकती है। दिस इज द इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्लासिफाई इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स? Antimicrobial agents are the chemical agents used to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganisms such as bacteria, fungi, protozoa। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या फिर उनको किल करने के लिए जो है एज अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। They are normally ineffective from the sporing state of the microorganism। अगर वो डेवलपिंग स्पोरिंग स्टेज में है तो ये हमारे इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो इनइफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड यहाँ पर एंटीसेप्टिक यूज किए जाते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टेटिक, जर्मिसाइडल, सेंसिटाइजर, सैनिटाइजर, स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ये सारी कंडीशन जो है यहाँ पर यूज की जाती हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की ग्रोथ को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कंपोजिशन ऑफ द बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? बेरियम सल्फेट इज द कंपोज्ड ऑफ द बेरियम कैटायन एंड द सल्फेट एनायन। ये बेरियम कैटायन होता है एंड सल्फेट एनायन होता है। द सल्फर इज अटैच्ड टू द 4 ऑक्सीजन। सल्फर क्या है? 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये क्या होता है हमारा फार्मूला कंपोजिशन होता है बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 राइट फार्मूला ऑफ द एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या होता है? फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O, दिस इज द एप्सम सॉल्ट। ये फार्मूला रहता है इसका Mg2+ एंड SO4, ठीक है। ये एप्सम सॉल्ट का फार्मूला रहता है। ये ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है मसल सॉर्डनेस के लिए, स्किन केयर के लिए, फूड शॉक के लिए, बाथ स्पा के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए एप्सम सॉल्ट को यूज किया जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द फार्मासिस्ट एग्जाम एंड जीपैट एंड नाइपर एग्जाम। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 potassium permanganate used as an ineffective agent act through the which mechanism। जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है जो पोटेशियम परमैंगनेट रहता है एज ए इनफेक्टिव एजेंट जो यूज किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ट्रीट द इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यूज किया जाता है। It work by the changing the cell wall pathogenic organism which the damage their DNA and kills them। ये क्या करता है? जो हमारे और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज कॉज कर रहे थे, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे, उनमें क्या करता है जब हम इसको अप्लाई करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को तो ये क्या करता है? डैमेज कर देता है। तो उनके पास DNA होता है, ठीक है, जो कि सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो उसको क्या करते हैं? किल कर देते हैं ये। तो इस तरह से काम करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एज अ इनइफेक्टिव एजेंट। दिस इज द पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। जो लिमिट टेस्ट होता है क्लोराइड का उसमें जो है नाइट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं? तो रीजन बात कर लेते हैं क्यों यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक सोल्यूशन एसिडिक। सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए यूज करते हैं। पहला तो ये हो गया। हेल्प द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। ये क्या करते हैं? जो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा था उसमें हेल्प करते हैं। सोल्यूशन टर्बिड एंड ऑफ द प्रोसेस, जो जिसकी वजह से क्या होता है सोल्यूशन जो है उसमें टर्बिडिटी
कॉज होती है और सोल्यूशन जो है टर्बिड होता है, AgCl का फॉर्मेशन कराते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सोल्यूशन को एसिडिक भी बनाते हैं, ठीक है। तो सो दिस रीजन नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई पोविडीन आयोडीन प्रेफर्ड ओवर द आयोडीन एज अ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। जो हमारा पोविडीन आयोडीन होता है ये एज प्रेफर्ड किया जाता है ओवर आयोडीन, क्यों? पोविडीन आयोडीन एग्जिबिट द लॉन्गर लास्टिंग एंटीसेप्टिक इफेक्ट, ये लंबे समय तक एंटीसेप्टिक इफेक्ट दिखाता है कंपेयर टू आयोडीन टिंचर। ड्यू टू इट्स स्लो एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन जो है स्लो रहता है। वाई सॉफ्ट टिश्यू मेकिंग इट द चॉइस ऑफ द लॉन्गर सर्जरी। यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी वुंड्स में, सर्जरी में, ठीक है, तो क्या होता है कि पोविडीन आयोडीन जो होता है इसका स्किन में एब्जॉर्प्शन जो रहता है स्लो रहता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग होता है और लॉन्ग लास्टिंग एंटीसेप्टिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। मार्केट में ये सिप्लाडिन के नाम से आता है, अदर नाम से मार्केट में जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात कर लेते हैं 41, गिव द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एंटासिड। जो हमारे एंटासिड होते हैं जो एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं, उसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? तो कैन कॉन्स्टिपेशन, एंटासिड कंटेनिंग एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कंटेनिंग जो एंटासिड होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड कॉज डायरिया। किडनी स्टोन भी कॉज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एंटासिड कॉज किडनी स्टोन। मिल्क एल्कली सिंड्रोम भी कॉज करते हैं जो एंटासिड होते हैं, क्योंकि मिल्क एल्कली सिंड्रोम जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो इन सब में क्या होता है, ये हमारा मिल्क के साथ में जो चिलेशन का फॉर्म करते हैं कैल्शियम वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिल्क एल्कली सिंड्रोम कॉज होता है। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द एंटासिड, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, किडनी स्टोन, मिल्क एल्कली सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीडोट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एंटीडोट क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल लिखना है। एंड एंटीडोट्स इज अ ड्रग्स, chelating substance or chemical that contract or neutralize the effect of another drug poison। जो ये क्या करते हैं, एंटीडोट यानी कि जो हमारा ड्रग्स है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, जो हमारा पॉइजन है उसके अगेंस्ट में काम करने का काम करते हैं जो एंटीडोट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एज अ चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जो हमारे पॉइजन प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, उसके साथ में जाके चिलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो हमारा पॉइजन प्रेजेंट होता है बॉडी में, जिसको हमने इनटेक कर लिया है गलती से, ठीक है। फॉर एग्जांपल नैलॉक्सिन यूज टू ट्रीट द ऑपियोइड ओवरडोज। अगर ओपियोइड ओवरडोज है, उसकी ओवरडोज हमने यूज कर लिया, उसकी पॉइजनिंग हो गई, तो नैलॉक्सिन यूज करते हैं। जैसे कि हमारा बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स आती है जो सेडेटिव हाइप्नोटिक्स होती है, ये फ्लूमेजेनिल इसका एंटीडोट होता है। एक्टिवेटेड चारकोल, जैसे कि एक्टिवेटर चारकोल होता है, यूज करते हैं ट्रीट ऑफ द मेनी ओरल टॉक्सिन जो ड्रग्स होती है उनके लिए, ठीक है। इसी तरह आपने सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा, एंटी वेनम का इंजेक्शन आता है स्नैक बाइट के लिए, तो उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो ये जहर जो है, ये पॉइजन जो है स्नैक ने इंसेक्ट किया हमारी बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम एंटी वेनम का इंजेक्शन देते हैं। दिस इज द एंटीडोट ऑफ स्नैक बाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम एंटीडोट को डिफाइन कर सकते हैं और उसके एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। क्या होती है अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा रेडिएशन। दीज रेज पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जो अल्फा रेडिएशन होती है इनके पर पहला पॉजिटिव चार्ज होता है। It consists of the 2 unit positive charge and has the mass which is the nearly 4 times that is the hydrogen atom, ठीक है। These are heavy, slow moving, ये heavy होती हैं और इनका मूवमेंट जो होता है स्लो होता है। And penetration power is slow, जिसकी वजह से इनकी penetration power किसी कंपाउंड्स में स्लो होती है। These rays ionize the gas through they pass. During the emission alpha particle from the radioactive element, atomic number decrease by 2 unit and mass number decrease by 4 unit। जब कोई भी इमिशन होता है अल्फा पार्टिकल्स में
ऐड करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 2 यूनिट, एंड मास जो होता है 4 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द अल्फा रेस। नेक्स्ट बीटा रेस। बीटा रेस की अगर बात करते हैं, दीज आर द रेस ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव चार्ज। अल्फा के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इनके पास नेगेटिव चार्ज। दिस इज द मेजर डिफरेंस चार्ज। दे हैव द नेग्लिजिबिलिटी मास। दीज आर द हैविंग द स्मॉलर मास, इनका मास स्मॉलर होता है और इनकी स्पीड हाई होती है। बीटा पार्टिकल्स आर द मच मोर पेनिट्रेटिंग द अल्फा पार्टिकल। हमने बोला कि हैवी होते हैं अल्फा पार्टिकल, जिसकी वजह से उनका पेनिट्रेशन स्लो रहता है, बट बीटा में ऐसा नहीं होता है, ये स्मॉलर मास रहता है और स्पीड भी इनकी हाई रहती है, और इनका पेनिट्रेशन पावर भी किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड में हाई रहता है। दे हैव द लोअर आयोनाइजिंग पावर देन अल्फा रेस। During the emission of beta particle from the radioactive element, atomic number is increase. अल्फा में क्या हो रहा था, रेस में डिक्रीज हो रहा था, 1 इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज होगा, एंड जो मोलर मास रहेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो दिस इज द अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। नेक्स्ट लास्ट इज द गामा रेडिएशन। Gamma radiation, these rays are the neutral. These rays are neutral. No charges of the carrying any types of the charge, positive or negative. The particle of these rays are the negligible mass. इनका मास negligible रहता है. As they do not have any mass, their ionizing power also over very poor. They are not affect the magnetic field and having the speed of light. ये स्पीड ऑफ लाइट एंड मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अल्फा रेडिएशन है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर बिल्कुल स्लो है। फिर बीटा है, उसका उससे ज्यादा। फिर गामा आ जाता है, उसका यहाँ तक रहता है। फिर जो हमारा न्यूट्रॉन रेस होती है उसका सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ये था हमारा अल्फा बीटा एंड गामा रेस, इनके बीच में डिफरेंस। आप इस तरह से एक बार डिफरेंस लिख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए आपस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, डिफाइन आइसोटोप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशन लिखना है। एटम्स, elements which have the same atomic number but have the different mass number is called isotopes. Isotopes क्या होते हैं, उनका जो atomic number होता है सेम होता है और जो atomic mass होता है वो डिफरेंट होता है। एप्लीकेशन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सर्जिकल एंड क्लिनिकल प्रोडक्ट्स को स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वेल्डिंग, वेल रिवाइज द कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स, कांटेक्ट विद द रिसर्च के कॉन्टेक्ट में जो प्रोसेस रहती है वहां पर जो एप्लीकेशन रहते हैं रेडियो आइसोटोप्स के। ठीक है, आर्ट, रिस्टोरिंग द ऑब्जेक्ट, स्टेबलाइजिंग हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट etc इन सब में यूज करते हैं। रिसर्च में साइंस सच एज द एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सब में जो है उनका यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में फूड कंजर्वेशन, इरेडिकेशन, प्लेग्स, इन सारी चीजों में जो है एप्लीकेशन रहते हैं रेडियो आइसोटोप्स के। और ये होती है डिफिनेशन रेडियो आइसोटोप्स की, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, डिफाइन इमेटिक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इमेटिक्स क्या होते हैं? इमेटिक्स आर the drugs which give rise to force the emetic। सिंपल सा emetic समझ लेते हैं, यहाँ से ओमिटिंग कराने का काम करते हैं। ऐसे एजेंट रहते हैं जिनको हम यूज करेंगे जो ओमिट करा देंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई भी पॉइजन को इनटेक कर लेते हैं, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस को इनटेक करने लेते हैं, कोई भी पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें नीड रहती है कि उसको ओमिट करके बाहर निकाल दिया जाए। तो ठीक है, उस टाइम पे एंटी एमेटिक एजेंट जो है इमेटिक एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, emetic are drugs which rise the force of the regurgitation emesis by which contents of the stomach get expelled through the oral cavity। यहाँ पे इनको जब यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक फोर्स राइज करते हैं और इमेसिस कॉज करते हैं, जो स्टमक में कंटेंट होता है वो एक्सपेल्ड हो जाता है ओरल कैविटी के थ्रू। emetics constituents valuable part of the treatment of the poisoning। ये पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए एक वैल्यूबल पार्ट रहता है जो पॉइजनिंग हो जाए किसी भी। एग्जाम्पल एंटीमनी, पोटेशियम टार्ट्रेट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
डिफाइन हेमेटोनिक्स विथ एग्जांपल। हेमेटोनिक्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल जानेंगे। हेमेटोनिक्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ anemia. Anemia is condition of the loss of the blood and RBC cells. Hematinics, these are substance required to formation of blood. ये क्या करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। These drug increases the number of red blood cell. ये जो एजेंट्स होते हैं हेमेटोनिक्स एजेंट, ये क्या करते हैं, ब्लड सेल के नंबर को इंक्रीज करते हैं। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेंगे नॉर्मल लेवल से, ठीक है, बिलो नॉर्मल तक, ठीक है, यहाँ तक जो है इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं हेमेटोनिक्स के। लाइक आयरन, विटामिन B12, साइलोकोबाइनाबिन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, ये सब यूज किया जाते हैं एज अ हेमेटोनिक्स एजेंट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47 is very important. Discuss the principle and reaction involved in the limit test of arsenic. जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो इसको जो है प्रिंसिपल रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से एक बार लिख लीजिए। द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गडजेट टेस्ट, यहाँ पर एज अ जो अपरेटस यूज करते हैं, गडजेट अपरेटस यूज करते हैं, जो उसी पे ये बेस्ड रहता है। ऑल आर्सेनिक प्रेजेंट इन द डेली कन्वर्टेड आर्सेन गैस by the subjecting it to the reduction of the zinc and hydrochloric acid. Limit test of arsenic is based on the reaction of arsenic gas. जो arsenic gas होती है उस पे बेस्ड रहता है और उसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन आयन के साथ में टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड. The intensity of the stain proportional to the amount of arsenic present. The stain is compared with the produced form of the known as the amount of arsenic. नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं, वो थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। दिस इज द आर्सेनिक एसिड, दिस इज आर्सेनिक एसिड react with the hydrogen to form arsenious acid and arsenious acid to react with hydrogen to form arsine gas and these arsine gas form एंड जो यहाँ से आर्सिन गैस जाएगी इस ग्लास ट्यूब के थ्रू, ये क्या करेगी, यहाँ पर जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो लगा हुआ है, ठीक है, इससे इंटरेक्ट करेगी और येलो कलर का स्टेन जो है प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द आर्सेनिक टेस्ट। ये हमारी आर्सिन गैस बन जाएगी, यहाँ से आर्सिन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में रिएक्ट करेगी यहाँ से, तो येलो कलर का एक स्टेन बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्सेनिक. दिस इज द गडजेट apparatus used in the limit test of arsenic. Next, question number 48. राइट द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी. आइसोटोनिसिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो पहला हीमोलाइटिक मेथड एंड क्राइसोस्कोपिक मेथड होते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप जो है रीड आउट कर लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. राइट द फार्मूला एंड यूजेस ऑफ द ग्रीन विट्रॉल. ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, उसका फार्मूला और यूजेस। ग्रीन विट्रॉल इसको कॉपरेस बोलते हैं, इसको फेरस सल्फेट। यहाँ से बात करते हैं इसके यूजेस की। ट्रीट द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एज अ फर्टिलाइजर, मेडिसिन, वाटर ट्रीटमेंट, पिगमेंट फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों में जो है ग्रीन विट्रॉल को यूज किया जाते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग जो है एक बार सर्च कर लेना है येलो विट्रॉल क्या होता है, ब्लू विट्रॉल क्या होता है, पिंक विट्रॉल, येलो रेड विट्रॉल, इन सबके फार्मूले जो है एक बार सर्च करके लिख लेना, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. डिफाइन आइसोटोप्स इन आइसोबार. क्या होते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार? आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मोलर मास. आइसोबार डिफाइंड द एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मोलर मास. दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है, और इनके ये एग्जांपल्स होते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार के, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और शॉर्ट नोट्स आपको मिल गया होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।